17 नवंबर साल 2012 को मुंबई की सड़कें थम गई थी क्योंकि 30 लाख लोग तकरीबन एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जुटे थे। नाम बाल केशव ठाकरे। समर्थक जिन्हें आज भी हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो आलोचक सांप्रदायिक नफरत का प्रतीक मानते हैं। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। लेकिन एक सवाल जो आज भी गूंजता है कि क्या बाल ठाकरे वाकई में मुसलमानों से नफरत करते थे? क्या उनकी कट्टर छवि, भड़काऊ बयान एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी, या उनके दिल में मुसलमानों को लेकर बैर था? क्या वो समाज के बांटने वाले नेता थे? कैसे कार्टूनिस्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का तूफान बन गया? ये सारे सवाल बाल ठाकरे को लेकर गूंजते रहते हैं। लेकिन बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम है जो सम्मान और विवाद दोनों का पर्याय है। शिवसेना के संस्थापक, मराठी अस्मिता के प्रबल पैरोकार और हिंदुत्व के सबसे प्रमुख चेहरों में से उनकी छवि इतनी ताकतवर थी कि कहा जाता है कि उनके इशारे के बिना मुंबई में पत्ता भी नहीं हिलता था। दाऊद इब्राहिम भी उनसे डरता था। लेकिन मुसलमानों के प्रति उनके रुख ने उन्हें हमेशा सुर्खियों और आलोचनाओं के केंद्र में रखा। उनके कई बयान मुसलमानों को लेकर इतने ज्यादा विवादास्पद होते थे कि हिंदू समर्थक भी असहज हो जाते थे। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये उत्तेजना थी या उनके विचारों का असली चेहरा? 23 जनवरी साल 1926 को पुणे के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में जन्मे बाला साहेब के पिता केशव सीताराम ठाकरे एक मशहूर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से जुड़े थे जो मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था। 1960 में महाराष्ट्र गठन के साथ ये मांग पूरी हो गई, लेकिन इस आंदोलन ने बाला साहेब के मन में क्षेत्रीय गर्व और अस्मिता की चिंगारी जला दी। बचपन से ही बाला साहब को ड्राइंग का बड़ा शौक था। उनके कार्टून बेहद तीखे और व्यंग्यात्मक थे जो सामाजिक अन्याय और राजनीतिक पाखंड पर कटाक्ष किया करते थे। मुंबई के द फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम शुरू करने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचान मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि कागज पर बनाए गए चित्र समाज को बदलने के लिए काफी नहीं है और उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ कार्टून बनाकर वो नहीं रह सकते, कुछ बड़ा करना है। 1960 में बाला साहेब ने मार्मिक नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। इसका मकसद था मराठी मानुष यानी मराठी व्यक्तियों के हक की बात करना। मार्मिक में मुंबई में मराठी लोगों के साथ हो रहे भेदभाव, नौकरियों में उनकी कम होती हिस्सेदारी और दक्षिण भारतीय व गुजराती समुदाय के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाते थे। पत्रिका ने मराठी जनता के दिल में जगह बनाई और बाला साहेब एक उभरते हुए नेता बन गए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये केवल मराठी अस्मिता की लड़ाई थी या इसी से सांप्रदायिकता की शुरुआत भी हो गई? क्या मार्मिक ने उनके भविष्य के कट्टर रुख की नींव रख दी थी? 19 जून साल 1966 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मराठी लोगों के हितों की रक्षा करना और मुंबई में उनकी आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करना। 1960 के दशक में मुंबई भारत का आर्थिक इंजन बना था, लेकिन तेजी से बदलते सामाजिक ताने बाने ने मराठी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों का बढ़ता प्रभाव, नौकरियों में मराठी लोगों की घटती हिस्सेदारी, इन तमाम चीजों के साथ अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम डॉन की मौजूदगी ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया था। शिवसेना ने अपने शुरुआती दिनों में दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ आक्रामक आंदोलन भी शुरू किए थे। ओडप्पी रेस्टोरेंट और गुजराती दुकानों पर हमले भी हुए थे। 1969 में इन हिंसक आंदोलनों के चलते बाला साहेब को दंगों के लिए जेल भेजा गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने उनके समर्थकों में जोश भरा और शिवसेना का प्रभाव बढ़ता रहा। मराठी मानुष को लेकर उनका हक दिलाने के लिए मैं जेल जाऊंगा कहना मराठियों में जोश भरता जा रहा था। इस आंदोलन ने बाला साहेब की छवि को लार्जर देन लाइफ बना दिया था। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का दबदबा था, लेकिन लोग अपनी समस्याओं के लिए पुलिस और सरकार के पास नहीं बल्कि बाला साहेब के पास जाने लगे थे। एक व्यापारी ने कहा था, बाला साहेब के एक फोन से मस्तान की धमकी बंद हो गई। क्या यह उनकी लोकप्रियता थी, उनकी रणनीति का हिस्सा थी? क्या यही वो दौर था जब उनकी छवि में मुस्लिम विरोधी रंग चढ़ना शुरू हुआ था? शिवसेना की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय मुख्य निशाना नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता की लड़ाई बाद में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रही थी। अब सवाल है कि मुसलमानों के प्रति नफरत कब शुरू हुई? क्या बाल ठाकरे शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ थे या बाद के दिनों की देन थी? जवाब आपको अपने बताने की कोशिश की कि शुरुआती लड़ाई मराठी अस्मिता को लेकर थी, लेकिन बाद में जब भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तनाव बढ़ने लगा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर चला गया, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया, राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं को एकजुट करने का माहौल बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद व भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे थे, तब बाला साहेब
मराठी मानुष से हिंदू हृदय सम्राट की तरह बदलते हैं। बाला साहेब ने इस बदलते परिदृश्य को भांप लिया था और शिवसेना को हिंदुत्व के बड़े मंच से जोड़ दिया था। उनके भाषणों में अब हिंदू धर्म की रक्षा, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, मुसलमानों का कथित देश विरोधी गतिविधियों का जिक्र होने लगा था और यह खुलकर उन्होंने कहना शुरू किया कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से निकाल देना चाहिए, अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाएं। 1993 में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने धमकी दी, तब बाला साहेब थे जिन्होंने कहा था कि अगर एक भी हिंदू यात्री पर हमला हुआ तो एक भी मुसलमान हज पर नहीं जा पाएगा। इस बयान के बाद यात्रा सुरक्षित रही और उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई। 1992-93 का दौर बाला साहब के लिए विवादास्पद रहा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई। बाला साहब ने इसका खुलकर समर्थन किया और सामना अखबार में लिखा, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी गिराई और मुझे इस बात पर गर्व है। इस बयान ने उन्हें हिंदू समुदाय में नायक बना दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन शिवसेना की ताकत के सामने वो कमजोर रहे। इसके बाद 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों ने माहौल को खराब कर दिया था। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ माना गया। बम धमाकों के बाद 1993 में भयानक दंगे भड़के जिसमें तकरीबन 900 लोग मारे गए। बाल ठाकरे के मुसलमानों पर कई विवादित बयान हैं जो आज भी चर्चा केंद्र में रहते हैं, जैसे मुसलमानों को हरा जहर कहना। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर मुंबई में बाल ठाकरे ने मुसलमानों को हरा जहर कह दिया था, उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया था और यह चर्चा बहुत दूर तक गई थी। मुसलमानों को कैंसर की संज्ञा देना। 1980 के दशक में ठाकरे ने कहा था कि मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और उनका इलाज भी कैंसर की तरह होना चाहिए। मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने का आह्वान भी बाल ठाकरे ने किया था। 2008 में ठाकरे ने कहा था कि देश में मुस्लिम आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए हिंदुओं को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की जिम्मेदारी लेना। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया। हालांकि कुछ मौके आए जहां पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को अपना हिस्सा माना, लेकिन बाद में नजरिया बदला। जैसे 1998 में बाल ठाकरे ने कहा था कि हमें मुसलमानों को भी अपना हिस्सा मानना चाहिए, उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन 2008 में मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया। मुसलमानों पर हमले के लिए उकसाने का भी उन पर आरोप लगा। 1993 के मुंबई दंगों के दौरान बाल ठाकरे ने अपने अखबार में जो लेख लिखे, माना जाता है कि इन लेख ने लोगों को उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश मेरे समर्थन में खड़ा उठेगा। सानिया मिर्जा पर उनकी टिप्पणी भी कंट्रोवर्शियल थी। सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने पर ठाकरे ने कहा कि सानिया यदि भारत के लिए खेलना चाहती हैं तो उन्हें किसी भारतीय को जीवन साथी चुनना होगा। अगर सानिया शोएब से शादी करती हैं तो वो भारतीय नहीं रहेंगी। सानिया अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि तंग कपड़ों और प्रेम प्रसंगों के चलते मशहूर है। बाल ठाकरे का एक और बयान जो हिटलर और यहूदियों से जोड़कर आया था, वो बयान जिसको आप ढूंढना शुरू करेंगे तो रिकॉर्ड में कहीं वो बयान उनके बोलते हुए नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में कई जगह लेख लिखे हुए मिलता है। और वो बयान इतना ज्यादा विवादास्पद था कि उनके समर्थक भी असहज हो गए थे। ये बयान था कि मुसलमानों का भी वही हाल होना चाहिए जो यहूदियों का हुआ था। अब सवाल यह है कि मुसलमानों से क्या बाल ठाकरे को नफरत थी, और नफरत अगर थी तो क्या वो रणनीति थी, समय की मांग थी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मंशा क्या थी? बाल ठाकरे की छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की थी, लेकिन यह सवाल बार बार उठता है कि उनकी असली सोच क्या थी, और इसका जवाब आसान नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें उस दौर के समाज, राजनीति और उनके निजी अनुभवों में छिपी है। अब उस दौर की बात की जाए तो 60 और 70 के दशक में मुंबई बदल रही थी। शहर में अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे, जिससे मराठी लोगों को लगने लगा कि उनकी जगह छीनी जा रही है। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन निकलकर सामने आए जो मुसलमान थे। 1993 के बम धमाकों में यह धारणा और पक्का हुई कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा देश के खिलाफ काम कर रहा है, और इसी के बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को दाऊद जैसे लोग तबाह कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति जो है वो भी 1980 के दशक के बाद शुरू हो गई। राम मंदिर आंदोलन में हिंदुओं में एकता की लहर पैदा हुई। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और तमाम दूसरी संस्थाएं राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रही थी। बाल ठाकरे की शिवसेना जो है वो भी यहां पर मराठी संगठन से हिंदू संगठन में तब्दील हो जाती और उनके मुस्लिम विरोधी भाषण अब पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। 1995 में शिवसेना भाजपा गठबंधन की जीत इस रणनीति की सफलता भी थी। अब जहां तक बात है व्यक्तिगत तौर पर क्या बाल ठाकरे के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मुसलमानों से नफरत करने की बात दिखाए, तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है।
उनके पिता हिंदू सुधारवादी थे, मराठी गर्व की बात करते थे। लेकिन दिलीप कुमार जैसे मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते थे। दिलीप साहब ने एक बार कहा भी था कि बाल ठाकरे से मेरे रिश्ते अच्छे हैं, वो मेरे भाई जैसे हैं। इसके बावजूद बाल ठाकरे के मंच पर मुस्लिम विरोधी भाषण आते थे। अब सवाल यह है कि क्या पॉलिटिक्स को पर्सनल दोस्ती यारी से अलग रखा गया था? बाल ठाकरे का नेतृत्व का जो स्टाइल था वो क्लियर था, जो मन में है बोल दिया, जो कहा वो करके दिखा दिया। वो फौरन एक्शन लेने वाले नेताओं में थे। उनके समर्थकों को उनसे ये सख्ती पसंद थी। उनका ये कहना था कि अगर मुंबई में रहना है तो मेरे नियमों के हिसाब से रहना होगा। ऐसे बयान ने उनकी छवि को सख्त बना दिया। इसमें मुस्लिमों को लेकर धारणा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1993 में बम धमाकों के बाद मुस्लिम समुदाय को कई लोग संदेह की नजर से देख रहे थे और बाल ठाकरे ने उस संदेह को और मजबूत किया। मुसलमानों को लेकर कहा उन्होंने कि मुसलमानों का वही हाल होना चाहिए जो नाजी जर्मनी में यहूदियों का हुआ था। यह बयान पूरे समुदाय को दोषी बनाने जैसा था। लेकिन सवाल उस वक्त भी उठा था कि क्या यह बयान उचित था कि सबको उस निष्कर्ष देखा जाए। हालांकि बाल ठाकरे के मुस्लिम विरोधी रुख के पीछे कई परतें थी, सामाजिक डर, राजनीतिक गणित और उनकी सख्त नेता वाली छवि। लेकिन क्या यह दिल से था, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज उठता है कि क्या उनकी विरासत आज भी बांटती है? क्योंकि 17 नवंबर 2012 को जैसे ही बाल ठाकरे के निधन की खबर फैलती है, मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। लगभग 30 लाख लोगों की भीड़ ने यह साबित किया कि वो केवल एक नेता नहीं थे, एक आंदोलन, एक भावना बन चुके थे। लेकिन उनकी मृत्यु के वर्षों बाद भी यह सवाल आज भी है कि क्या उनकी विरासत समाज को जोड़ती है या तोड़ती है? अब बाल ठाकरे की विरासत दो चीजों को लेकर, एक हिंदुत्व और दूसरी मराठी अस्मिता। बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना ऐसे दौर में की जब मुंबई में मराठी आबादी को हाशिए पर धकेला गया था। मराठी माणूस को पहचान दी जो उस समय की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप था। इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र बनाया। उनका यह बयान कि मराठी माणूस और हिंदुत्व गौरव मेरी पहचान न सिर्फ नारा बना बल्कि शिवसेना की आत्मा बन गया। मराठी युवाओं में जो असंतोष था उसे गर्व में बदलने की कोशिश की। बाल ठाकरे की राजनीति ने मराठी अस्मिता को न सिर्फ राजनीतिक भाषा दी बल्कि एक सैन्य भाव भी दिया, एक सेना के तौर पर। हालांकि बाल ठाकरे की छवि मराठी गौरव के नायक के रूप में उभरी थी, लेकिन उनकी राजनीति पर सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहा। 1992 से 3 के बीच में मुंबई में दंगे जिसमें सैकड़ों की जान गई, आज भी उनकी विरासत पर सवाल खड़े करते हैं। तमाम जांच आयोगों की रिपोर्ट में बाल ठाकरे और शिवसेना पर लगातार उंगलियां उठी। मुस्लिम समुदाय के बीच आज भी उनका नाम एक आशंका के तौर पर लिया आता है। कई लोगों के लिए बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके लिए विभाजनकारी राजनीति के प्रतीक थे। और यह विरोधाभास उनकी विरासत को एक जटिल पहलू बनाता है, एक ऐसा नेता बनाता है जिसको लेकर गर्व भी है, डर भी है। दोनों को एक साथ जिया गया और दोनों को फैलाया गया। आज जब शिवसेना का नेतृत्व उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में है, तब पार्टी बदल गई है। अब पार्टी का रुख पहले की तुलना में कहीं अधिक संयमित, समावेशी प्रतीत होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना इस बात का एक बड़ा संकेत भी है। हालांकि शिवसेना आज नई पीढ़ी की ओर बढ़ रही है, लेकिन बाल ठाकरे की छवि अभी भी गहराई से पार्टी और समाज में अंकित है। उनके द्वारा बनाए गए नारे, शैली और भाषणों की गूंज आज भी सुनाई देती है। कई मुसलमानों का यह मानना है कि उनके बुजुर्ग आज भी बाल ठाकरे के नाम से डरते हैं। युवा एक कहानी के तौर पर सुनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आग भी लगाई लेकिन समाज को रोशन भी किया। अब सवाल यही है कि यह विरासत सम्मान है या विभाजन है? तो बाल ठाकरे की विरासत एक दो धारी तलवार है। एक और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव और हिंदुत्व के प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और डर का भी कारण है। उनकी शैली करिश्माई थी, लेकिन कभी कभी उस करिश्मे ने आग भी फैलाई। और इसीलिए जो सवाल बनता है वो ये कि उनकी विरासत आज की राजनीति समाज को जोड़ने के लिए पुल की तरह इस्तेमाल करेगा या विभाजन करने वाली रेखा के तौर पर। और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी कि क्या बाल ठाकरे की मुस्लिम विरोधी छवि सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा थी? जवाब हो सकता है शायद, लेकिन उनके बयानों और फैसलों ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। चाहे वो मराठी अस्मिता की बात हो या हिंदू गौरव की बात हो। शायद वो नायक भी थे, शायद वो कुछ के लिए खलनायक भी हो सकते हैं। शायद वक्त ने उन्हें ऐसा बनाया हो या शायद वो खुद ऐसा बनना चाहते हो। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि बाल ठाकरे सिर्फ एक नेता नहीं थे। बाल ठाकरे एक विचारधारा थे, ऐसी विचारधारा जो आज भी जिंदा है, कुछ लोगों के दिलों में उम्मीद बनकर और कुछ लोगों के दिलों में डर बनकर। बाल ठाकरे एक ऐसा नाम जिसको लेकर आज भी लोग अलग अलग चश्मों के नजरियों से देखते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जिसे कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि भारत के इतिहास में उनकी भूमिका हमेशा के लिए अजर अमर है।
आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।